अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही या 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कल का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और इस तेजी से बदलते मौसम को आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन से मेहमान मौजूद हैं। उनके तारुफ की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर आमिर बशीर, माहिर अमराज़े शुगर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे आप बताएं, मौसम कैसा लग रहा है आपको? मौसम मैडम वेरिएटिंग है। कल बहुत अच्छा था, अभी सुबह बड़ी गर्मी है। अब गर्मी हो गई है, मुझे तो लग रहा है अभी भी थोड़ा स्टेबल है, नॉर्मल है। वेरिएशंस काफी आ रही हैं। ठीक है जी, मतलब ऐसा लग रहा था कि गर्मी आ गई है, लेकिन फिर समहाउ थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, प्लेजेंट है। बिल्कुल ठीक है जी। हमारे साथ दूसरे मेहमान जो कि मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में, सेगमेंट के मेहमान बने हैं यंग टैलेंट, इमर्जिंग टैलेंट हमजा अदनान, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है और सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम के बारे में सुनाएं, मौसम पसंद है आपको? मौसम बहुत जबरदस्त जबरदस्त चलें। और मौसम अच्छा हो और म्यूजिक ना हो तो ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। ठीक है जी, अपने आज के प्रोग्राम का इस सेगमेंट का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं अपने सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब। देखते हैं कि हमारे स्कॉलर साहब आज हमें नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, खुश नसीब की तीसरी अलामत अज़्ज़ुहद, जिसको दुनिया के बारे में ज़ुहद नसीब हो, यानी मुख्तसर ज़िंदगी इस तरह गुजारे कि उसको पता हो कि अल्लाह के पास जाना है, दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में ना हो। इधर आज़ान की आवाज़ आई, उधर वो नमाज के लिए चल बसा। ये अलामत है इस बात की कि इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, अपने अल्लाह की मोहब्बत है। ये भी खुश नसीब इंसानों में से है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन्हीं लोगों में से शुमार फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। और इसी के साथ, अच्छी बात के साथ, नेकी की बात के साथ अपने आज के प्रोग्राम का इस सेगमेंट का आगाज करते हैं। डॉक्टर आमिर बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं डायबिटीज के हवाले से। करंटली डॉक्टर साहब आप कितने केसेस देख रहे हैं डेली बेसिस पे? मैडम ये क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि मैं कितने देख रहा हूँ, लेकिन डायबिटीज़ एज सच खुद बहुत बड़ी बीमारी है। पाकिस्तान में 2021 में जो हम स्टडी कंडक्ट की थी, उसमें 19.5 मिलियन पीपल को डायबिटीज़ है, जो कि मोर जो है ना टाइप 2 डायबिटीज़ है और थोड़े केसेस टाइप 1 के हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेशियो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोविड से पहले अगर वर्ल्ड के अंदर कोई पैंडेमिक था तो वो डायबिटीज़ है, और कोविड के बाद भी वर्ल्ड के अंदर अगर कोई पैंडेमिक रहेगा तो वो डायबिटीज़ ही होगी। और ये जो आपने नंबर ऑफ पीपल मेंशन किया, इसके अंदर यंगस्टर्स भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, यंगस्टर्स शामिल हैं, इसमें हर एज के लोग शामिल हैं। जो जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जो जो हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज हो रही हैं, हमारी जो है ना ज़्यादातर जो फास्ट फूड्स डाइट का हिस्सा बन रही हैं, इसी तरीके से जेनेटिक वेरिएशंस हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ की प्रिवेलेंस और इन्वेस्टिगेशंस की अवेलेबिलिटी की वजह से वी आर एबल टू डायग्नोस मोर नंबर ऑफ पीपल, एंड देन वी आर थिंकिंग कि इन नेक्स्ट 10 ईयर दिस नंबर विल मल्टीप्लाई बाय 2, सो दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग इनटू। तो ख्याल रखना ज़रूरी है, अर्ली स्टेज पर ही आपने अपना ख्याल रखना। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, बिल्कुल, यानी कि इसके ऊपर दो तरह की थॉट ऑफ माइंड है कि आप जहां डायग्नोसिस हो, अर्ली इंटरवेंशन जिसमें आपकी डाइटरी इंटरवेंशन है, मेडिकल इंटरवेंशन है, तो जितनी जल्दी वो होगी प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को आप स्लो कर सकेंगे। यू कांट स्टॉप दैट। आप एक दफ़ा डायबिटिक हो गए हैं तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट, लाइक यू हैव टू मेक इट स्लो। आपने उसको स्लो करना है ताकि वो जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी जो वो है वो कम हो जाए औसत। ठीक है, अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, कॉजेज क्या हो सकते हैं। देखिए, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंस जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ की है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो मल्टीफैक्टोरियल है, लाइक वी कांट पिन पॉइंट ओनली वन थिंग दैट इज़ द रीज़न फॉर दैट। तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन है, आपकी फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए। दूसरी हाई कैलोरिक इनटेक है, जिस तरह हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम मूव नहीं करते, तो वो ओबेसिटी की तरफ हम चले जाते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी Yes. कि हमारे जो हम फूड्स खा रहे हैं उनके साथ जो है ना, तो वो ये दो मेन रीज़न है। जो दूसरी टाइप है टाइप 1, जो यंग एडल्ट्स के अंदर होती है, वो बेसिकली ऑटो इम्यून है। सो वी कांट यानी कि उसके बारे में, वो ऑटो इम्यून है तो वो किसी को भी हो सकती है, ठीक है। बट द एज उसमें यानी कि आप उन्हें डिफाइन करते हैं एज के ठीक है, और टाइप 2 के हवाले से आप क्या कहेंगे? टाइप 2 के लिहाज से मैं ये कहूँगा कि हम जब डायग्नोस हो जाए, एक तो हमें रेगुलर, हमारे यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हाँ मैं जी। बरतानिया के अंदर काम किया है 6 साल, तो वहाँ पर एनम चेकअप्स का बहुत रिवाज है, जिसमें वो अपने हेल्थ के बारे में बहुत केयरफुल है और वो रेगुलरली अपने चेकअप करवाते रहते हैं, जिसमें ब्लड शुगर लेवल्स हैं और उसमें तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डायबिटीज और एक स्टेज होती है प्री डायबिटीज, जहाँ यानी कि आप डायबिटिक यानी कि आप ओवर्ट डायबिटीज में नहीं होते, कि आपको सिम्टोमेटिक नहीं होते, बट लाइक अंडरलाइंग आपके अंदर डायबिटीज चल रही होती है। उस फेज को डिटेक्ट करना और वहाँ इंटरवेंशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है ना अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहें जब हमें सिम्टम्स हो। दूसरा, हम अपनी जो फूड स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उसको देखें, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत होती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मूवमेंट या एक्सरसाइज का कंसेप्ट बहुत पुअर है। यानी कि हम लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सो दैट इज एवरीवेयर लाइक। हमारी लाइफ में, रूटीन में एक्सरसाइज की कहीं जगह नहीं है। बिल्कुल, यहाँ वो हम बिल्कुल भी नहीं करते। दूसरा, जो फिर हमारा लाइफस्टाइल खाने का है, वो बहुत ज्यादा है। हम किसी दोस्त के यहाँ चले जाएं, बहुत पुअर भी है। बिल्कुल, यानी कि हमें बिल्कुल उसका आइडिया नहीं है कि हेल्दी फूड क्या है, इसका कंसेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि हम जब हमें पता चल जाए कि डायबिटीज़ है, तो उस वक्त उसमें जो मुस्तनद डॉक्टर्स हैं डायबिटीज़ के, उनके पास जाएं और फिर अर्ली इंटरवेंशन के साथ जो ठीक है, हमारे साथ कॉलर है उमैर मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं बिल्कुल ठीक। बताएं, क्या पूछना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी, करें बात। ये वो बच्चों की तबीयत का पता रहना, ये आजकल ये शुगर की बीमारी ज्यादा चल रही है। सॉरी, आप डॉक्टर साहब से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सॉरी, मुझे बताएं किसको चल रही है? आई डिडंट अंडरस्टैंड, क्या बोला आपने? ये हेलो जी जी, हम आपकी बात सुन रहे हैं। आप प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा। और आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। हम आपकी जो बात है, जो क्वेश्चन है, वो समझ नहीं सके। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। हम अपनी डिस्कशन को जारी रखते हैं। मेरे ख्याल में वो बच्चों की बच्चों का डायबिटीज क्या पूछ पूछ रहे रहे थे। थे। जी, जो बच्चों के अंदर है वो डायबिटीज जो है वो टाइप 1 होती है। ठीक है, टाइप 1 से मुराद ये है कि उनका यानी कि उनका जिस्म के खुद खून, उनके जो पैंक्रियाटिक सेल हैं जहाँ से इंसुलिन पैदा होती है, वो उसके खिलाफ काम करता है। वो खिलाफ काम करने की वजह से वो लोग इंसुलिन बना नहीं पाते, तो उसको हम भी बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। यानी कि अगर 30 साल से नीचे उम्र के अंदर डायबिटीज आ रही है और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री नहीं है और वो वेट लॉस के साथ है बहुत ज़्यादा, तो वो मोर और लेस यानी कि जो है ना वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, उसमें इंसुलिन लगेगी बच्चे। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे कि एज कितनी है, क्योंकि हम आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाए, तो उसमें ज़्यादातर जो है ना जो हम कोशिश करते हैं वो बेसल बोलस रजीम है। उसमें 3 से 4 टाइम हम जो है ना इंसुलिन देते हैं बच्चों को, क्योंकि इनकी जो एक तो है ग्रोथ का इशू चल रहा होता है, दूसरा हम इनकी डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक 30 ईयर के बंदे को मैं डाइट के बारे में बताऊं और एक 4 साल के बच्चे को बताऊं, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो उसमें फिर हम उन्हें जो है ना फ्लक्चुएशन करते हैं, जिसमें उन्हें हाइपोज भी ना हो, शुगर कम भी ना हो, लेकिन उनका जो मेन इलाज है वो इस तरह की डायबिटीज़ का बच्चों में वो इंसुलिन है, और वो 3 से 4 टाइम। ठीक है, इस हवाले से हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, सिवियरिटी क्या हो सकती है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है अगर आपको डायबिटीज है, अपने लाइफस्टाइल पर काम किया जा सकता है, अपनी रूटीन को हेल्दी बनाया जा सकता है। इस हवाले से डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हमारे साथ दूसरी जानिब मौजूद है हमजा अदनान, जो कि सिंगर हैं। हमजा, सबसे पहले तो बताइएगा अपने बारे में कुछ। हमें ये तो पता है कि आप सिंगर हैं और कुछ नहीं मालूम, तो आप जरा बताएं कैसे चल रही है जिंदगी, क्या चल रहा है आजकल? नाम मेरा मोहम्मद हमजा, जैसे कि आप जानते हैं, और बेसिकली मैं स्टडी कर रहा हूँ NCBA यूनिवर्सिटी से। आखिरी सेमेस्टर है मेरा और BScs कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा सिंगिंग का शौक़ था,
अब शौक डेवलप होता गया, अब जुनून बन चुका है। ठीक है, जुनून के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ अभी कॉलर है मिसेस खालिद मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र। आप तो माशाल्लाह से हमारी रेगुलर कॉलर बनती जा रही हैं। हाँ जी। क्या आप कुछ पूछना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं अपनी वालदा के बारे में पूछ। जी जी, प्लीज सवाल करें। हेलो। जी जी, हम आपकी बात सुन रहे हैं, सवाल हाँ कीजिए जी। डॉक्टर साहब से। मैं बता रही हूँ कि जो मेरी मदर है ना, उन्हें भी शुगर है। वो हर चीज का परहेज भी करती हैं, हर चीज के बारे के अंदर उनका बहुत ख्याल, डाइट लिस्ट भी उनकी बहुत हम ख्याल करते हैं, पर उसके बावजूद ना उनकी जो हार्ट बीट है उसका बहुत मसला रहता है। जबकि ECG भी करवा लिया हमने, हर चीज करवा ली है, डॉक्टर्स यही बताते हैं कि शुगर की वजह से उनकी ये कंडीशन है। ठीक है डॉक्टर तो साहब, आप क्या- कुछ पूछना चाहते हैं? ये हार्ट बीट से क्या बुरा है, यानी उनका वजन तो कम नहीं हो रहा। नहीं, पता नहीं क्यों उनकी जो दिल की धड़कन है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, उसकी वजह से उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है ना जो बिल्कुल ही जैसे खराब हो जाती है उनकी हालत। अच्छा, आपने थायराइड के टेस्ट करवाए हैं उनके कभी? हाँ जी, करवाए हैं, सारे टेस्ट करवाए हैं, सब कुछ क्लियर है उनका। डॉक्टर्स यही कहते हैं शुगर की वजह से है ये सब कुछ। और उनका शुगर भी। मेडिकेशंस के ऊपर हैं वो किसी तरह की? जी कुछ दवाई ले रही हैं वो? हाँ जी, गोली? दवाइयाँ ले रही हैं, गैट्रल डॉक्टर ने लिख के दिया है, गैट्रल। जी, ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जो ये गैट्रल वाला ग्रुप है, इसको हम सल्फोनाइल यूरिया बोलते हैं, इसमें ये बहुत अच्छा है, पुराने यानी कि मेडिकेशंस है, लेकिन ये बाज़ औक़ात लोगों के अंदर शुगर के लेवल्स बहुत लो कर देती हैं। तो बहुत लो करने की वजह से भी लोग हाइपोग्लाइसीमिया में जब जाते हैं, कभी कभार उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरा फिर ये होता है कि क्योंकि क्रोनिक डिजीज़ है, लोगों को जो है ना उसकी वजह से एंजाइटी के फैक्टर भी बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज रहता है। और तीसरी वजह यह है कि हो सकता है कि उनके थायराइड फंक्शंस जो है ना, क्योंकि मैं हार्मोन स्पेशलिस्ट हूँ, तो थायराइड फंक्शंस भी इस एज के अंदर उनकी वजह से भी लोगों के दिल की धड़कन बढ़ सकती है। ठीक है मिसेस खालिद, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का, कॉल करने का। कब से कर रहे हैं हमजा ये आप सिंगिंग? वैसे तो मुझे 7 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, 7 साल, लेकिन माशाल्लाह। गिटार के साथ तकरीबन मुझे ऐसे 5-6 महीने हैं। गिटार की आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है? व्हाट डू यू थिंक, एक सिंगर के लिए उसका इंस्ट्रूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट के बगैर मुझे एक चीज़ हाशिर भाई ने बताई थी, तो हाशिर भाई से हमने सीखा है, विशाल मेलोडिक जोन, तो उनका एक पूरा स्टूडियो है, तो ये सब जो भी सीखा मैंने हाशिर भाई से सीखा। और इसके अलावा मुझे हाशिर भाई ने ही ये बात बताई थी कि एक गिटार के बगैर कोई भी आर्टिस्ट है वो अधूरा है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट के बगैर, गिटार के बगैर कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो प्ले कर। जी जी। तो पहले में ऐसा होता था कि मैं कैरोकेस पर सिंग करता था, म्यूजिक्स पे। तो उसके बाद मुझे हाशिर भाई से मेरा राब्ता हुआ, तो हाशिर भाई ने मुझे बताया कि इंस्ट्रूमेंट आपको लेना चाहिए। ठीक है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप ये कर सकते हो, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा लेकिन हाशिर भाई ने ये चीज़ मुझे बोला कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तब आपकी पहचान बनेगी। ठीक, तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने सोचा इस बारे में। बेसिकली मैं होम ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, तो मैंने कुछ इकट्ठा किया हुआ था, अपनी सेविंग्स की हुई थी। तो उस वक्त हाशिर भाई से ही मैंने बोला था कि मुझे गिटार चाहिए, तो मुझे आप गिटार लेके दें। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ लिंक्स वगैरह शेयर किए, फिर मैंने एक और दोस्त से भी मैंने बोला हुआ था, तो जिसके जरिए फिर मुझे गिटार मैंने ले लिया वहाँ से। ठीक है, आपकी इस पूरी जर्नी के हवाले से हम इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में, आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में जो मेहमान हैं मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में, डॉक्टर आमिर बशीर, माहिर अमराज शुगर। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के हवाले से, टाइप 1 के हवाले से, टाइप 2 के हवाले से, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं डायग्नोसिस में और कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या अलामात हैं और वो कौन सी अलामात हैं जो ज्यादा ऑब्वियस नहीं होती, इस हवाले से बात करें। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमजा अदनान, जो कि सिंगर हैं। हमजा की जर्नी के हवाले से वैसे हम जान रहे थे। हमजा, अगर आप कंटिन्यू करें कि आपने कैसे सेविंग्स की और उसके बाद आपने गिटार लिया, तो कैसे परस्यू किया? बेसिकली मैं होम ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, तो उस हवाले से मैंने कुछ सेविंग्स की हुई थी अपनी। तो हाशिर भाई से मेरा राब्ता हुआ, हाशिर भाई ने मुझे बोला कि आपको इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के बाद ही पहचान बनना स्टार्ट होती है एक आर्टिस्ट की। तो मैंने सोचा इस बारे में, तो मैंने फिर राब्ता किया किसी दोस्त से, हाशिर भाई से भी, तो मैंने गिटार ले लिया उस वक्त। तो उस वक्त मुझे बजाना नहीं आता था, प्ले करना नहीं आता था मुझे, तो फिर मैंने यूट्यूब से कुछ देखा स्टार्टिंग में ना, तो हाशिर भाई ने क्लासेस देते थे उस वक्त,
सही। तो उनका मुझे मैसेज आया कि अगर आपने सीखना है तो मतलब उन्होंने मुझे अपना सारा बताया, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपके पास आऊँगा इंशाल्लाह। तो उसके तकरीबन कोई 1 हफ्ते के बाद मैं हाशिर भाई के पास गया, तो मैंने उनको 4 महीने दिए, 4 मंथ्स मैंने उनसे मतलब उनसे सीखा सारा। तो उन्होंने मुझे ग्रूम किया हर चीज़। तो उनके पास काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं, विशाल मेलोडिक जोन उनका स्टूडियो का नेम है। तो उन्होंने हमें पॉलिश किया और इसके अलावा अब आपके सामने हैं। तो आपके लिए गिटार प्ले करना कितना मुश्किल था एट द फर्स्ट टाइम? गिटार प्ले करना ये था कि जब मैंने पहले दिन लिया था ना, तो मैंने लिटरली ये सोचा था कि मैं प्ले कर नहीं सकूंगा, ये मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो अक्सर मैं लोगों को देखता था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लोग प्ले कर रहे होते हैं, मतलब आंखें बंद करके प्ले कर रहे हैं। और तो मैंने कहा यार आसान होगा। अच्छा, उसके बाद जब मैंने लिया तो फिर मैं उनको देखता था, मैं यार आंखें बंद करके कैसे प्ले कर रहे हैं। अब आंखें उनके बंद है, हमने यहाँ से कोर्स चेंज करने होते हैं, मुझे नहीं पता था कि क्या सीन होता है, स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता। बिल्कुल सही। तो मतलब पहले तो मैंने यकीन करें, मैंने 1 महीना गिटार रख दिया था, 1 महीना मैंने गिटार रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने उसके बाद फिर हाशिर भाई का मैसेज आया था कि यार आपको ऐसे रखना नहीं चाहिए गिटार, अगर आपने ले लिया तो इसको सीखो फिर। तो फिर मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप किया अपना। उसके बाद फिर भी मैं नहीं गया उनके पास, फिर भी मैंने थोड़ा सा ऐसे प्ले करना स्टार्ट किया, फिर मैंने रख दिया। फिर मुझे एक सोच है, मैंने कहा यार मैंने ले लिया तो मुझे अब करना चाहिए। जब इंसान सोच लेता ना कि मैं ये नहीं कर सकूंगा, तो मैंने पहले दिन की वीडियो मेरे पास आज भी पड़ी है, मेरे शायद इंस्टाग्राम पे भी अपलोड होगी वो वीडियो। मैं प्ले कर रहा हूँ, मुझे प्ले करना नहीं आ रहा वो। तो उस वक्त मतलब कि ना दिल आजारी हो गए थे कि बिल्कुल नहीं जी, नहीं हो सकेगा। आपने गिव अप कर दिया? बिल्कुल। कुछ जिंदगी में लोग भी ऐसे थे जिन्होंने कहा था यार तू कर नहीं सकेगा, ऐसे होगा, नहीं कर सकता। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं भी उस वक्त वो हो गया, उनकी बातों में आ गया, नहीं यार मैं नहीं कर सकता। जब इंसान सोच लेता है कि मैं नहीं कर सकता ये, तो वो कभी भी नहीं हो सकता वो काम। तो उसके बाद हाशिर भाई ने मुझे वो थोड़ा सा मुझे कहा, मुझे थोड़ा सा बोला, और सेल्फ मोटिवेशन का भी फैक्टर। जी बिल्कुल, मोटिवेट उन्होंने मुझे किया। ठीक है, बात करेंगे इस हवाले से। अभी हमारे साथ कॉलर है सलीम खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सवाल कर रहा था। जी तो मेरी उम्र है 44 साल। तो मुझे आज से 10 दिन पहले शुगर बताया, तो मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ, मुझे आप ऐसे खुराक तो जो मुझे लिए फायदेमंद हो और ऐसी खुराक बताए बहुत ज्यादा नुकसान दो, यानी इलाज के ग़िज़ा के बारे में पूछना चाहता हूँ। ठीक है, ग़िज़ा के बारे में पूछना चाह रहे हैं, डाइट के हवाले से पूछना चाह रहे हैं। जो डायबिटीज़ है उसके अंदर ग़िज़ा का भी उतना ही रोल है जितना मेडिकेशन का है। मैं लोगों को यूजुअली बताता हूँ जिस तरह तराजू के 2 पल्ले होते हैं, एक पल्ले में मेडिसिन है और दूसरे पल्ले में आपकी डाइट है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी जो आप बता रहे हैं कि डायबिटीज़, क्योंकि हमारे यहाँ खाने का 3 टाइम का रिवाज है, जिसमें मेजॉरिटी हम खाना रात के वक्त खाते हैं या फिर नाश्ते के टाइम खाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि स्प्लिट डोज, यानी खाने को आप 3 की बजाय 5 डोजेस में लें, 5 टाइम में लें, थोड़ा थोड़ा करके लें। जिस तरह आपका नाश्ता है, अगर वो 8 से 9 के दरमियान आप लेते हैं, वो एक लाइट सा नाश्ता हो जिसमें अंडे की सफ़ेदी हो सकती है, ब्रेड हो सकता है 1 से 2 स्लाइस। ठीक है, इसके बाद फिर 11 बजे के करीब आप एक छोटा सा 100 कैलोरीज का स्नैक लें, जिसमें सेब हो सकता है या आधा किन्नू हो सकता है या कोई भी फ्रूट, वट जो आपकी फेवरेट है। आम नहीं होना चाहिए, अंगूर नहीं होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा मीठा है। फिर 2 बजे के करीब आप जाके अपना जो है ना जो लंच लें, उसमें कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी की तादाद बहुत कम हो। उसमें आप जो है ना प्रोटीन डाइट जिस तरह चने हो गए उबले हुए वो ले सकते हैं या प्योर मीट फॉर्म को ले सकते हैं, तो आप ये चीज़ें उस वक्त ले लें। फिर आप 4-1 बजे के करीब फिर एक स्नैक लें जिसके अंदर जो है ना चाय या वो रात का फिर खाना लाइट रखें और कोशिश करें कि रात के खाने के बाद वॉक करें। अगर आप ओवरऑल स्प्लिट डोज करेंगे तो स्प्लिट डोज ये है कि लो क्वालिटी आप फूड जब जाएगी तो वो जो आपका फ्लक्स आएगा ग्लूकोज का आफ्टर फूड वो जरा कम आएगा, तो दैट विल बी इजी टू मैनेज। ठीक है सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अच्छा पॉइंट ऐड किया कि किस तरीके से अपनी खुराक पर, ग़िज़ा पर फोकस किया जा सकता है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, इसके खतरे को कम करने के लिए। ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे? ये बहुत अहम बात है हमारे यहाँ, क्योंकि गेस्टेशनल डायबिटीज भी एक अचानक वाली बात है, यानी कि जब प्रेगनेंसी होती है तो दिस डायबिटीज ओनली अकर्स इन प्रेगनेंसी। ठीक है, उससे पहले नहीं होती उन लोगों को डायबिटीज, तो यूजुअली उनको पता तब जाके चलता है जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बेबी का साइज इंक्रीज होता है या वो जो है ना वो बहुत यानी कि वेट इंक्रीज हो रहा होता है उनका,
तो उस वक्त उनको जाके पता चलता है। इसका इलाज जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। ठीक। यानी कि नंबर ऑफ प्रिक्स जो आपने चेक करना है अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से आपको इंसुलिन टाइमिंग्स और वो जो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इंसुलिन जो रिकमेंडेड है। इसमें इंसुलिन भी रिकमेंडेड है कि आप ये वाली दे सकते हैं, ये वाली नहीं दे सकते। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट टू मैनेज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द डॉक्टर्स टू मैनेज एज वेल। तो उसमें आपने एक जो है ना, एक सेम पेज के ऊपर जो है ना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करनी होती है, जिसमें आपका जो है ना ऑब्स्टेट्रिशियन जो है ना वो और आप मिल के जो है ना उसको। ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं? देखें, अगर हम सिर्फ गैस्ट्रेशनल डायबिटीज की बात करें, उसमें बेबी का साइज और वेट इंक्रीज हो सकता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकती है। उसकी वजह से यानी कि जो है ना माइक्रोसोमिक बेबी पैदा होते हैं, जो आपको बाद में सी सेक्शन की तरफ लेके जाना पड़ता है, तो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं हो सकते। सो इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स एंड उनकी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वन ऑफ द इमरजेंसी ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, और उस पूरी कंडीशन में डाइट पर फोकस करना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, डायबिटीज़ के अंदर हमने एक जो गेस्टेशनल स्टेटस है, उसमें आपने डाइट कैलोरीज थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती हैं, और उसमें क्योंकि बेबी भी होता है तो आप डाइट को फुली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप एक तरीके से यानी कि एक आइडिया बना लें कि इतना वेट हमने इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना वेट जाना चाहिए, सेकंड में इतना, तो वो फिर हम मिलके जो है ना डाइटिशियन के साथ मिलके इसके अंदर जो है ना इसको इंटरवीन करते हैं, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल उनको डाइट से हटा नहीं सकते, वरना वो तो बेबी की डेवलपमेंट के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम होगा। तो ये इस वजह से नहीं कर सकते, सब कुछ खाया जा सकता है। क्या ऐसी चीजें जो नहीं खाई जा सकती? मिठाई नहीं खा सकते मैडम, चॉकलेट नहीं खा सकते। सो सच काइंड यानी कि क्रेविंग्स होती हैं, तो यानी यू हैव टू कंट्रोल। जी बिल्कुल, अगर आप यानी कि पहले चॉकलेट पर्सनैलिटी हैं, चॉकलेट खाते रहते हैं, या बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, या राइस खाते हैं, या फास्ट फूड आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, सो यू हैव टू रिस्ट्रेन फ्रॉम दैट। हाँ, यानी समहाउ यू हैव टू टेक केयर। यस, ठीक है। हमजा, वैसे इंस्पिरेशन होता है कोई ना कोई, हम कहते हैं कि जी हमारी फेवरेट पर्सनालिटी, आइडियल पर्सनालिटी, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है सिंगिंग के हवाले से? जी देखिए, शुरू में तो हर किसी को आतिफ असलम ही पसंद आता है, जो यंगस्टर्स हैं ना जितने भी हैं, तो शुरू में मेजॉरिटी आतिफ को पसंद करती है। तो शुरू में आतिफ के गाने अच्छे लगते थे, अरिजीत सिंह के अच्छे लगते थे। तो उसके बाद जब गिटार लिया, उसके बाद हाशिर भाई के पास उठना बैठना हमारा, हाशिर भाई ने बेसिकली मोटिवेट किया। उसके बाद हमने ना उसके अलावा पाकिस्तानी सिंगर्स का, यकीन करें मुझे पाकिस्तानी सिंगर्स के गाने नहीं आते थे, नहीं आते थे, मुझे पता भी नहीं था कि कौन से सिंगर। मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने कहा अच्छा ये भी है, मैंने कहा अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी है, फिर उसका गाना ये है। मुझे गाना आते थे और मुझे सिंगर्स के नेम नहीं आते थे कि ये किस सिंगर का गाना है। हाँ। तो उसके बाद फिर हाशिर भाई के साथ उठना बैठना हुआ हमारा, स्टूडियो में जैमिंग करते थे, तो बिल्कुल लिसनिंग अभी भी मैंने नहीं की हुई सॉन्ग से, बस लोगों से सुन के, हाशिर भाई से सब स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठते हैं, जैमिंग होती है, तो वहीं से सुन के याद है, हर चीज़ वहीं से हमने सीखी है। तो आइडियल तो आतिफ ही पसंद है, इसके अलावा नुसरत के गाने भी अच्छे लगते हैं, और राहत फ़तेह अली खान भी हैं, और इंडिया की अगर बात करें तो अरिजीत सिंह वगैरह, इस तरह के जो भी नौटियाल। ठीक है, आपको क्या लगता है आपका जॉनरा क्या है? पॉप क्लासिकल। नाइस, पॉप क्लासिकल। ठीक है, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी जो डिस्कशन चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में, आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आमिर बशीर हमारे साथ मौजूद है, बात हो रही है डायबिटीज के हवाले से। और अगर डॉक्टर साहब अब हम थायराइड के इश्यूज के हवाले से बात करें, तो अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं जहां पर कॉन्शियस हो जाना चाहिए? देखिए मैडम, थायराइड दो तरह के प्रेजेंटेशन है, या थायराइड की कमी है या थायराइड की ज्यादती है। थायराइड की कमी तब होगी जब आपको सिम्टम्स आएंगे जिसमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का होना बहुत ज़्यादा, सर्दी का बहुत ज़्यादा लगना, बालों का झड़ना, वज़न का बढ़ना, और ख़वातीन के अंदर जो है ना मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम आना, ये हाइपोथायराइडिज्म के फीचर हैं। ठीक। हाइपरथायराइडिज्म है यानी कि थायराइड की ज्यादती, उसके सिम्टम इससे उलट हैं। दिल की धड़कन का बढ़ना, पसीने का बहुत ज़्यादा आना, वज़न का बहुत ज़्यादा कम होना, यानी कि ऐसा है कि 2 से 3 महीने के अंदर 10 से 15 किलो वज़न कम हो जाना, और दिल की धड़कन बहुत, जिस तरह वो पहले कॉल आई, बहुत शरीर बढ़ जाती है, और फिर बेचैनी का होना। सो ये वो सिम्टम्स हैं जो हाइपरथायराइडिज्म के साथ आएंगे। तो ये दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो हाइपो में हम एक अलग तरह से मैनेज करते हैं, हाइपो में अलग तरह से मैनेज करते हैं।
ठीक है। तो जो भी मेरे पास, क्योंकि मैं हार्मोन स्पेशलिस्ट हूँ, मैं मेडिकेयर हॉस्पिटल में बैठता हूँ, तो जो भी मेरे पास आते हैं लोग खसूसन जिनमें मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हम पहला इन्वेस्टिगेशन जो है वो थायराइड का कराते हैं, ताकि हम देखें कि वो वजह तो नहीं है कि उनका वज़न कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। दूसरी चीज़ जो है ना, इनफर्टिलिटी, that is also related with hypothyroidism. So the people who come along to us with जो infertility के साथ आते हैं, तो उनको अगर हम चेक करें तो हम थायराइड प्रोफाइल ज़रूर कराते हैं। तो अगर थायराइड की कमी हो तो उसको हम ट्रीट करें तो उसके फर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, चीनी के हवाले से हम बात करते हैं और इसको लेबल दिया जाता है कि ये वाइट पॉइजन है, तो इसके ऑल्टरनेट पे हम क्या यूज कर सकते हैं? अच्छा मैडम, यूँ है कि हम लोगों ने ना एक बदनाम कर दिया एक चीज़ को ना, हमारे हाथे चढ़ी और हमने उसको लेबल कर दिया। सही। जो डायबिटीज है उसमें हर चीज की ज्यादती पॉइजन है। सही। ठीक है, चीनी जब आपके जिस्म के अंदर जाती है, बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट है, तो वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट होती है, जो यानी कि आपका शुगर का वो है। इस तरह रोटी भी आप जो खाते हैं वो भी अंदर जाके उसी चीज में कन्वर्ट होती है। तो इट इज जस्ट नॉट ओनली शुगर दैट इज कॉजिंग डायबिटीज, इट इज एक्सेस ऑफ एवरी फूड दैट इज कॉजिंग डायबिटीज, स्पेशली रोटी, चावल, मिठाई, so like everything, whatever you are eating and eating it a lot, burger, pizza, like they all are causing diabetes. So it is not just not sugar that you have to avoid. ठीक है। आज के डिस्कशन काफी एंड पर मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि आपका भी म्यूजिक में कुछ इंटरेस्ट है। जी मैडम, देखें वो बोलते हैं कि मौसीकी की रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल। तो रूह तो सबके अंदर है ना, डॉक्टर के अंदर भी है। वैसे आपको किस टाइप का म्यूजिक पसंद है? मैडम मुझे हर तरह का म्यूजिक पसंद है, जो आपको जो है ना आपकी फीलिंग्स को जो है ना या आपके इमोशंस को जो है ना उजागर करता हो, ऐसा म्यूजिक जो है ना काफी ज्यादा। तो जवाद बशीर मेरे जो है ना फेवरेट सिंगर हैं पाकिस्तान में इस टाइम। ठीक है, ये यानी कि आपको उनके सॉन्ग सुने तो पता लग जाता है कि किस तरीके से। तो कभी आपको ये फील हुआ कि यस, मतलब गुनगुनाता तो हर कोई है कि वॉशरूम सिंगर, तो एवरीबॉडी इज हियर वॉशरूम सिंगर, सो आई एम। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है कैरोड पक्का से हसनैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आपकी दुआएं। जी बिल्कुल ठीक। आप क्या पूछना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जी मैडम, मैं मशवरा लेना चाह रहा था कि वजन बढ़ने की वजह से भी शुगर हो सकती है इंसान को। हमें आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही, अगर आप ठीक है। क्वेश्चन ये है कि वजन बढ़ने की वजह से भी शुगर हो सकती है या नहीं? जी बिल्कुल, देखें खसूसन ख़वातीन के अंदर या जो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पीसीओएस जो है उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उन लोगों के अंदर बहुत चांसेस रहते हैं वो प्री डायबिटीज़ कंडीशन में होते हैं, तो वो प्री डायबिटीज़ से किसी भी वक्त ओवर्ट यानी कि जो जाहिर हो जाए, आश्कार हो जाए, ऐसी डायबिटीज़ में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इट इज़ वेरी चांसेस हैं कि आप 20 बंदा हाई कैलोरिक इंटेक होगी, उसकी फैमिलियल ओबेसिटी होगी, तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर आमिर बशीर और हमजा अदनान, आपका भी बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपसे गाना भी सुनेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, लेकिन यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में आपका खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं जफर इकबाल साहब, सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एक दफा फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान माशाल्लाह। आपको मालूम है कि मौसम जो है तब्दील हो रहा है, जी बिल्कुल सबके सामने है, एक वाज़ेह सूरत हाल है, तो मौसम के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, मौसम तो बहुत सारे तब्दील हो रहे हैं, जो वेदर है वो भी तब्दील हो रहा है, सियासी मौसम भी तब्दील हो रहे हैं और ताजरों के मौसम भी तब्दील हो रहे हैं। अच्छा, यानी आपको तब्दीली नजर आ रही है? हाँ जी, है तो सही। तो चलिए जी, ठीक है, मजीद बात करेंगे इस हवाले से, मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे। पहले बढ़ते हैं अपने हेल्थ सेगमेंट की जानिब, जो कि है हेल्थ टिप्स, और सेहत के हवाले से कुछ बात करते हैं। जी, आज जिस फल का, सब्जी का हम जिक्र करने जा रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोग इसको फल की कैटेगरी में भी शामिल करते हैं और अक्सर औकात इसको सब्जियों की कैटेगरी में भी शामिल किया जाता है। तो आज हम बात करें गाजर के हवाले से। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि अगर आपने अंधेरे में भी देखना है,
अंधेरे में भी अगर आप देखना चाहते हैं, अपनी बिनाई स्ट्रांग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, आईसाइट अगर आपकी वीक है, तो गाजर का इस्तेमाल लाजमी करें। गाजर बिनाई को बेहतर बनाने के साथ साथ क्या फायदे रखती है, हमारे लिए किस तरीके से मुफीद है, आपको मैं बताती चलूं। आज दुनिया भर में मुख्तलिफ रंगों की मीठी गाजरें उगाई जाती हैं, जो कि हमारी सेहत पर इंतहाई अच्छे असरात मुरतब करती है। एक होती है एशियाई गाजर, जो कि गहरे रंग वाली होती है, मीठी होती है, और दूसरी जानिब यूरोपीय गाजर होती है, जो कि मुलायम सी होती है, मुलायम जल्द होती है उसकी, और कम रेशे के साथ होती है। वो गाजर में क्या क्या पाया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, उनमें जो चीजें शामिल हैं मैं आपको इन डिटेल बताने की पूरी कोशिश करूंगी। गाजर में विटामिन ए शामिल होता है, सोडियम शामिल होता है, सल्फर, क्लोरीन और कुछ मिकदार में आयोडीन भी पाई जाती है। इस्तेमाल करते हुए लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि गाजर को छीलना नहीं है, क्योंकि गाजर को अगर हम छीलेंगे तो इसके जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, जो फाइबर है, वो ज़ाया हो जाता है और इस तरीके से हमारे लिए वो उतना बेनिफिशियल साबित नहीं होता। हेल्थ बेनिफिट्स को इन डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। इंसानी जिस्म में खून को साफ करने के लिए गाजर इंतहाई फायदेमंद साबित होती है। गाजर के जूस को करिश्माती मशरूब कहा जाता है, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मुफीद साबित होती है। गाजर का जूस आंखों के लिए बेहतरीन होता है, आंखों को तवाना रखने के लिए बेहतरीन साबित होता है और इंसान की जिल्द को तरोताजा रखने में भी मुआवन साबित होती है। हमेशा मैं बात करती हूँ कि खासकर खवातीन और आजकल मर्द हजरात भी अपनी जिल्द को लेकर, अपनी स्किन को लेकर खासे कॉन्शियस होते हैं कि किसी तरीके से बस हमारी जिल्द जो है वो डल ना लगे। गर्मियों का मौसम आ रहा है और इस मौसम में हम गाजर का जितना फायदा उठा सकते हैं जरूर उठाएं, इसका जूस जरूर पिएं, दिन में तो जरूर लाजमी पिएं। खाना खाने के बाद गाजर को चबाकर खाने से मुंह में पाए जाने वाले जो जरासीम हैं वो हलाक हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैंने ऐड की कि आप तक ये बात पहुंचाई जाए ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहे। मसूड़ों का जो प्रॉब्लम होता है, जो गम्स इश्यूज होते हैं, हम कहते हैं कि जी मसूड़ों से खून आ रहा है, अगर आप गाजर का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी खत्म हो सकता है, ये प्रॉब्लम, इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है और हमारे डाइजेशन के जितने भी इश्यूज होते हैं उसको भी दूर करने में मावन साबित होती है। गाजर का इस्तेमाल मैदे के अल्सर को रोकता है, चाहे वो यंग एज है, चाहे वो टीनेज है, चाहे वो बड़ी उम्र के हजरात हैं। अगर अल्सर का इशू है तो मैदे के अल्सर को भी ये ट्रीट करता है और उसके खतरे को भी कम करता है। गाजर और पालक के रस को मिलाकर पीने से कब्ज भी दूर होती है। गाजर का जूस जो है वो बॉडी में पानी और नमकियात की कमी को दूर करता है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों के लिए, खासकर पेट के कीड़ों के लिए भी गाजर का जूस बेहद मुफीद है। उम्मीद करती हूँ ये सेगमेंट आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और अब हम डिस्कशन का आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर उमर आदिल खान, एस्थेटिक फिजिशियन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हमने आपसे डिस्कस करना है एंड वन ऑफ देम इज हेयर रिमूवल। जी, एक्सेसिव हेयर, खासकर फीमेल्स के लिए ये प्रॉब्लम होता है। क्यों होता है ये तो खासा वाज़ेह है, लेकिन ट्रीटमेंट क्या होगा, लेजर किस तरीके से बेनिफिशियल होता है, इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमें जरा मौसम के हवाले से बताएं, आपको कैसा लग रहा है मौसम? मौसम अब चेंज हो रहा है, बेहतर हो रहा है। बरसात का मौसम है, थोड़ा सा आजकल चेंज हुआ है कि अब गर्मियाँ आने वाली हैं, तो इस लिहाज से हमें अपनी निगलेक्टेड पार्ट है हमारा स्किन, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते कि हम अपने मुल्तान का मौसम देखें तो इसमें टेम्परेचर अब बढ़ने वाला है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टच करता है और उसके साथ आप देखें कि मट्टी बहुत ज़्यादा है। और जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो स्किन केयर, मैं उनको सबसे पहले बताता हूँ कि सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सेल्फ केयर नहीं करते तो डॉक्टर कोई जादू नहीं कर देगा, डॉक्टर अपनी दवाई भी देगा और आपको ट्रीटमेंट भी देगा, वो अपनी कोशिश खुद करेगा, लेकिन आपने उसका साथ देना है तो तभी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी सबसे ज्यादा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल। तो इलाज से बेहतर है कि पहले ही एहतियात कर ली जाए। एहतियात सबसे बेहतर। और जिस तरीके का मौसम आ रहा है, स्किन तो सनबर्न के इश्यूज है और छाइयां हैं, एक्नी है, ऑयली स्किन है, तो इस तमाम चीज के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में आपसे जरूर बात करेंगे। जफर इकबाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स। बात करते तो के हवाले से। मेहरबानी मैडम, ये हुकूमत पाकिस्तान ने और हमारे वजीर आजम साहब ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि पिछले 15-20 दिन में को 12 रुपए कीमत बढ़ी थी और अभी कौम के वो आंसू खुश्क नहीं हुए थे, तो इन्होंने मेहरबानी की है कि उसमें 10 रुपए कमी कर दी है। हालांकि इसमें कमी और भी हो सकती है, क्योंकि हर रोज़मर्रा की जो अशिया हैं, जो आइटम है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका ताल्लुक जो है पेट्रोल, डीजल और इनकी एक जो बहुत बड़ी कैटेगरी है वो है फर्नेस ऑयल।
जिससे मिलें चलती हैं, जिससे आपके बिजली घर चलते हैं, तो उस पर भी यकीनी तौर पे ये काम करें अगर नहीं किया है, ताकि वो जो फायदे हैं वो आवाम तक पहुंचे। और एक बात मैं और भी अर्ज करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को एक, पहले भी मैंने तजावीज़ दी हैं कि प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो जैसे फूड कंट्रोल अथॉरिटी है वैसे प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी होनी चाहिए। वो देखे भी अगर गवर्नमेंट ने कहीं पे किसी आइटम में रॉ मटेरियल में कोई रेट ऑफ टैक्सेशन कम किया है तो क्या वो पास ऑन हो रहा है कंज्यूमर को या नहीं। लेकिन अब आप देखेंगे कि सिर्फ इसमें जो मुझे नजर आ रहा है कि 10 रुपए का पेट्रोल की जो कीमत कम हुई है वो सिर्फ पेट्रोल पंप पे ही हुई है। इसमें जो इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है जो एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है डीजल पेट्रोल को और दूसरी आइटमों को, उस पर चेक होनी चाहिए क्या ये मैन्युफैक्चर सनतकार जो हैं वो रियायत अवाम तक भी दे रहे हैं या नहीं। लेकिन देखा यही गया है जब भी हुकूमत कस्टम ड्यूटी से कम करती है, एक्साइज ड्यूटी कम करती है, पेट्रोल की कीमतें कम करती है, तो सनतकार अपनी अशिया की कीमतें कम नहीं करते। तो मेरी तो बल्कि ये तजवीज़ होगी कि आइंदा से ये जो है वो बेहतर है कि इनको सब्सिडी जो है रॉ मटीरियल में ना दें बल्कि सेल टैक्स में दें। सही। वो इसलिए दे कि ये जो एक चीज एक सनतकार 100 रुपए की बनाता है, अगर आपने सेंट्रल एक्साइज कम कर दी है, हुकूमत पाकिस्तान ने कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, तो सनतकार वो 100 ही की बेचेगा। लेकिन अगर आप 17% सेल टैक्स से उसको 15 पे ले आते हैं तो वो फिर कंज्यूमर को वो आइटम 115 रुपए में मिलेगा, उसका डायरेक्ट फायदा जो है वो कंज्यूमर को। ठीक है, पेट्रोल की कीमत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बिजली की कीमत में भी जो है वो 5 रुपए कमी आई है, इसको आप कैसे जी मैं अर्ज करूं भाई, पहले खान साहब ने इसमें 6 रुपए और कुछ पैसे बढ़ाए थे 2-4 दिन पहले, तो इन्होंने देखा ये कौम की जो नफ्स पे हाथ रखा तो इन्होंने महसूस किया कि जो है अपोजिशन भी बाहर निकली हुई है और लॉन्ग मार्च की भी थ्रेट है, तो इन्होंने ये अच्छा किया, इसको वापस ले लिया। और लेकिन इसके साथ साथ ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि उसी दिन जिस दिन ये पेट्रोल की कीमत 10 रुपए फी लीटर कम कर रहे हैं, उसी दिन एलपीजी की कीमत 37 रुपए किलो बढ़ा दी। तो ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है। ठीक है, आपने अभी बोला कि पेट्रोल की कीमत जो कम की गई, बिजली की कीमत कम की गई, ये मार्च और ऑपोजिशन की जो कारकर्दगी है, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेरा कंसर्न जो है वो ये है कि कंज्यूमर तक ये फायदा जाए, उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए वो ऐसे चेक एंड बैलेंस बनाए अपने। ठीक है, ताजरों की जानिब से क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है, क्या इकदाम हो सकते हैं? अब सारी चीज हम गवर्नमेंट से तो नहीं देखिए जी, ताजर जो है वो एक कारखानेदार से एक चीज खरीदता है और उसको बेचता है। अगर कारखानेदार उसको महंगी देगा तो यकीनी तौर पर वो महंगी बेचेगा। तो ये जो प्राइस चेक है ना, ये बेसिकली होना चाहिए मैन्युफैक्चरर के एंड। जो रिटेलर को पकड़ते हैं, जी आपने महंगा बेच दिया अंदर कर दो, भाई जो बड़े सनतकार हैं उनको पकड़ो, उनसे पूछो भाई आपने अपनी गाड़ियों के रेट बढ़ाए हैं, आप कार्टेल में जा रहे हैं। कार्टेल का मतलब ये है कि अगर एक फैक्ट्री जो है वो 100 गाड़ियां रोज की बनाती है, वो 50 बना लेती है, नफा बढ़ा लेती है। और कार्टेल के लिए खान साहब जो है 10 साल से एक जद्दोजहद कर रहे हैं। जब ये पोजीशन में थे तो कंटेनर पे भी इन्होंने कहा कि सब कार्टेल वालों को मैं अंदर करूंगा, एक को भी अंदर नहीं किया। वो हर बड़ी इंडस्ट्री में कार्टेल चल रहा है। ठीक है जफर साहब, पेट्रोल का जो प्राइस है जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली हर चीज का रेट बढ़ जाता है। अब पेट्रोल के रेट में कीमत में कमी हुई है, बाकी चीजों में हम कमी नहीं देख रहे हैं। वो नजर नहीं आ रही, वो उसमें कमी कराना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो प्रोडक्शन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है, ये उसकी जिम्मेवारी है काम कराए। ठीक है, जब पेट्रोल की कीमत अब कम कर दी गई है तो अब ताजरों की जानिब से अब आप क्या समझते हैं, क्या कोई स्टेप नहीं उठाया जाएगा? नहीं, स्टेप उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी? उसमें मैडम ये तो होता है भाई डीजल की कीमत कम हुई है, जो ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई किराए कम होते हैं तो वो तो यकीनी तौर पे पास ऑन होंगे, लेकिन वो पी नट होता है। एक आइटम है 2 लाख रुपए पे, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है 1500 रुपए, अब 1200 आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। इतना वसी फर्क नहीं पड़ेगा, रिमार्केबल जिसे आप कहें वो नहीं पड़ता, वो सनतकारों ने करना है। ठीक है, वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स।
बात हो रही है मौजूदा सियासी सूरत हाल की और ताजिर बिरादरी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट हो रही हैं, कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, किस तरीके से मुतासर हो रही है, इस हवाले से बात करें। जी जफर साहब, आप कुछ कह रहे थे हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। देखें जी, हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो तो सबके सामने है और एक बहुत खूबसूरत शेर है कि जो हमको आफताब लाने का फरेब देकर हमसे हमारी रात के जुगनू भी ले गए। वाह जी वाह, इन्होंने तो हमारे साथ यही किया है रिलीफ के नाम पे। जी, रिलीफ के नाम पे ये जी किया। जी, यही कुछ किया। अब जहां तक ताल्लुक है, अभी आप देखें कि जब से ये बजट आया है फाइनेंशियल ईयर का 2022 का, हम लोग परेशान हैं। एक तो इन्होंने हर छोटे बड़े दुकानदार को सेल टैक्स में जबरी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है, जो कि बिल्कुल हमें काबिल कबूल नहीं है। जो हमारा छोटा ताजर है वो सेल टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरर को दे के आता है या इंपोर्टर को दे के आता है। हम उसके लिए मजीद हिसाब किताब रखने के लिए ना हमारी इल्मी सलाहियत है, ना टेक्नोलॉजी की, IT टेक्नोलॉजी की सलाहियत है। वो हमारा ये लड़ाई और झगड़ा जो है गुज़श्ता 7 महीने से गवर्नमेंट से चल रहा है। और गालिबन अक्टूबर में FBR के चेयरमैन से मुलाकात हुई, मैं भी उसमें शामिल था रात को 12 बजे तक। तो उसमें एक मुख्तदर इदारे के जो है ना बड़े अफसर भी आए हुए थे। उन्होंने हमें कहा जी आप अपने एहतजाज छोड़ दें तो हम आपका मसला 15 दिन में हल कर देंगे। अब 15 दिनों की बजाय हम कोई 6.5 महीने हो गए उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं, कोई हमें सुनने के लिए तैयार नहीं मिला। और जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो एक तो ग्राउंड रियलिटीज पे वो काबिल अमल नहीं है छोटे और दरमियाने ताजरों के लिए। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो फिर एक ऐसा महंगाई का तूफान आएगा कि जो चीज भी आप मार्केट से खरीदेंगे तो उस पर 17% सेल टैक्स हो जाएगा। हम इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। हमारे गुज़श्ता 4 महीनों में के पाकिस्तान के 20-25 बड़े शहरों में कन्वेंशन हो चुके हैं। 4 दफा जो है इस्लामाबाद में धरने दे चुके हैं, फैजाबाद में धरना दिया, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दिया, FBR के सामने धरना दिया। ये जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, इनके कान पे रूंद जो है ना वो रेंगती नहीं, जू तक नहीं रेंगती। ये ऐसे बेहस हो चुके हैं। क्या बेहस होने से आप कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? और जहां तक ताल्लुक है ये धरनों वगैरह का, तो मैं आपको जो धरने आने वाले हैं या हो रहे हैं उसका इफेक्ट तो बाद में नजर आएगा। जो खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था कंटेनर पे, तो उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ कि वो सी पैक जिसके दाएं और बाएं सैकड़ों इंडस्ट्रियां लगनी थी, यहां चूंकि बिजली सस्ती, यहां चूंकि एज कंपेयर द यूरोप डेवलप्ड कंट्रीज की निस्बत लेबर बहुत सस्ती है। सबसे बड़ी चीज जो है वो लेबर है, लेबर यहाँ पे सस्ती है। तो वो उस वक्त के प्राइम जो वजीर सदर थे चाइना के, वो यहाँ ना आ सके और जितना वो सी पैक के दाएं बाएं इंडस्ट्रियल जोन बनने थे वो सारे रोल बैक होके चले गए। तो ये नुकसान तो हुआ। हमारी जो है स्टॉक मार्केट नीचे आ गई, डॉलर महंगा हो गया। अगर ये जो अब धरने शरने हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, ये जाहिर है ताजर तो इसको किसी भी सूरत में एक अच्छा शगुन नहीं समझते। और हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि ये आप ही के लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, जितने मुहिब्बे वतन आप हैं ये भी उतने मुहिब्बे वतन हैं। इनके साथ बैठ के अपने मामलात दुरुस्त करें और इस कौम को खुदारा ये जो मुआशी बदहाली का हम शिकार हैं और दुनिया के 100 नंबर से ऊपर जा चुके हैं बदहाल मुल्कों में, हमारा मसला हल हो। हमें रोजगार चाहिए, हमें सेहत के मौके चाहिए और हमें जो है वो सबसे बेहतर ये है कि अमन सुकून चाहिए। हम एक महज़ब सकाफत रखते हैं और हमें जो है ना अपनी हुकूमत में और अपोजिशन दोनों से ये तवक्को करते हैं कि वो महज़ब होने का सबूत दे। और गवर्नमेंट जो अभी इन्होंने पीका का कानून नाफिज किया है ये आपकी सहाफत के ऊपर, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। खान साहब किस किस को दबाएंगे? अपोजिशन जो चले दब ही रही है, दब भी चुकी है, उनके खिलाफ केसेस भी हैं। क्या ये बताइएगा कि नैब ने आज तक सियासतदानों के अलावा और कितने लोगों के केस जो है ना वो बनाए हैं? और यहां तक देखें आप, वो हमारे मुअज़्ज़िज़ मोहतरम हैं चौधरी साहबान, उनके खिलाफ जो केस थे उन्होंने एक धमकी दी, इन्होंने केस ही बंद करा दिया। तो ये कोई तरीका तो नहीं है। एट पार होना चाहिए सबके साथ। और ताजर ये समझता है कि इस कौम की फलाह, बहबूद और मुआशी तरक्की के लिए पुरसकून मुल्क का होना, लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, सियासतदानों का आपस में बेहतर रवाबित रखना बहुत बेहतर है। और मैं आपकी वसासत से ये भी अर्ज कर दूं हुकूमत को भी और साहिब इक़्तिदार लोगों को भी, अगर उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल मशीन का, जबरी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन का
ताजरों के साथ मिल बैठ के हमारे साथ टेबल पे बैठ के मसला हल ना किया तो इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। मुल्क में मजीद माशी बदहाली पैदा होगी और हमें अफसोस है, मैंने कई मरतबा अपनी गुफ्तगू में भी कहा और कई मिनिस्टर साहबान को भी कहा, पिछले दिनों भी मिनिस्टर सानिया निस्टर साहबा तशरीफ लाई थी, उनसे भी दरख्वास्त की, अपने मिनिस्टरों से भी की, यार खुदा का वास्ता माने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहें कि कुछ अपने डेलीगेशन एम्पावर करें, अपने मिनिस्टरों को हमारे साथ बैठें। यार हम भी तो पाकिस्तानी हैं, अगर आप तहरीक तालिबान के साथ बैठ सकते हैं तो हम तो भाई टैक्स पेयर हैं, हमारे बच्चे फौज में हैं, हमारे बच्चे जी बिल्कुल होनी चाहिए, हमारे बच्चे फौज में हैं, मेरा एक बच्चा जो है वो ब्रिगेडियर है, मेरे 4 बच्चे डॉक्टर हैं, तो क्या हम लोग मुहिब्बे वतन नहीं है? तो ये मेहरबानी करें, वो हमारे साथ टेबल पे बैठे और हमारे साथ इस मसले का हल निकालें ताकि ताजर जो है वो बदहाली से निकले और जो है वो मुल्क को जो उनका किरदार है मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम देने का वो करें। और मैं एक आपके वसासत से एक और भी एक दरख्वास्त करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इन्होंने अभी एक बहुत अच्छे कर्जों की, छोटे कर्जों की स्कीमें दी हैं, तो उन पे ये मनोवन अमल कराएं। शेड्यूल बैंकों को हिदायत की जाए कि वो दरमियाने ताजरों को जो 1 करोड़ रुपए तक कर्जा है बगैर गारंटी के, उनकी साबका हिस्ट्री पे, उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके बिजनेस पे, उनकी बैंक हिस्ट्री को देखते हुए जो इन्होंने किया है उसको जल्द से जल्द उसको अमल दरामद कराया जाए। और इसी तरह जो अपना घर स्कीम इन्होंने दी है अवाम को, ये बहुत अच्छी स्कीम है और इस पे जो है वो इम्फेसाइज करें, जो इनके 1.5 साल बाकी रह गए हैं, ये लड़ाइयां लड़ने की बजाय कौम की खिदमत काम करें। मेरा यही इनको। ठीक है जफर इकबाल साहब, जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, आप समझते हैं ना कि वो तो काबिल तारीफ है? नहीं, अब जो इन्होंने किया बिल्कुल काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा चाहे किसी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं, मेरा किसी भी जमात से ताल्लुक हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है जो अब ये इन्होंने 2-4 इकदाम किए हैं जिनमें छोटे ताजरों को, दरमियाने ताजरों को सस्ते कम मार्कअप पे कर्जे देने और हेल्थ कार्ड वगैरह है। हेल्थ कार्ड के बारे में मैं ये भी अर्ज करूंगा, ये कौम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ईमानदारों की कमी नहीं है, जहां वहां डिसऑनेस्ट लोग भी बहुत हैं। इसमें मेहरबानी फरमाए जो हेल्थ कार्ड है उसको एक प्रोपोर्शनेट बनाए। इनके पास नादरा का डाटा है, अगर मैं 10 लाख रुपए साल का इनकम टैक्स देता हूं तो मुझे सारी हेल्थ मुफ्त देने की क्या जरूरत है? फैसिलिटीज बिल्कुल। मुझे ये 30% दे, हेल्प दे, मुझे 40% दे। अगर मेरा फर्ज करे मैं साल का 10 लाख रुपए इनकम टैक्स देता हूं तो मुझे हेल्थ जो फैसिलिटी है हेल्थ कार्ड की वो 100% ना दें। मैं ताजर हूं, मैं कहता हूं मुझे सिर्फ 10% दे, 20 दे। जिनके पास वसाइल नहीं है उनको ज्यादा ये नहीं है जिनके पास वसाइल है उनको भी आप दे दें, गधा घोड़ा बराबर कर दें। पैसा तो कौम का है। 600 अरब रुपए का बजट रखा गया है अगले साल के लिए हेल्थ कार्ड के लिए, जबकि पंजाब पूरे का जो बजट है वो 1200 अरब रुपए है। 1200 अरब में हुकूमत भी चलनी है, ब्यूरोक्रेसी ने भी आना है, हेल्थ सेक्टर भी है, एजुकेशन सेक्टर भी है, सारे सेक्टर है सूबाई हुकूमतों के, जंगलात भी है, दूसरे। अगर इन्होंने 600 अरब रुपया उठा के दे दिया हेल्थ कार्ड वालों को और सूरत हाल ये होनी है कि जो ऑपरेशन पहले लाख रुपए में होता है फिर वो 10 लाख में हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए। इसको जो है ना वो अंधा बांटे रेवड़ियों वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसको प्रोपोर्शनल। हाँ, मैं इसका जो है ना जहां इसके हक में बोलना चाहूंगा वहां इसकी मुखालफत में भी बोल रहा हूं कि इसको ट्रांसपेरेंट करें, इसको प्रोपोर्शनेट करें, हर बंदे की इनकम के साथ करें। अगर मैं 5 लाख अफोर्ड कर सकता हूं 10 लाख में तो मुझे 5 लाख की फैसिलिटी, मुझे 10 की क्यों देते हैं? ठीक है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस और प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं जफर इकबाल सिद्दीकी साहब, सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, और उनके साथ डॉक्टर आदिल उमर खान, एस्थेटिक फिजिशियन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। जफर साहब, जो मौजूदा मार्च चल रहा है मुल्तान में, बेनजीर अवामी मार्च पीपल्स पार्टी की जानिब से, इसके आप क्या असरात देख रहे हैं? देखिए जी, इसके कोई एक पार्टी ही की एक्टिविटी है, उन्होंने अपने आप को हाईलाइट करना है, जिंदा रखना है, क्योंकि पंजाब में वैसे भी उनकी पोजीशन जो है वो इंतहाई कमजोर है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल भाई कोई इस पे कोई इज्तमाइयत पे या मुल्की लेवल पे इसका कोई मंफी या मंफी तो पड़ सकता है, मस्बत असर। ताजर कम्युनिटी है, ताजर कम्युनिटी देखें जी, जो ताजर कम्युनिटी है ये वाहिद कम्युनिटी है जिसमें आपको हर मसलक का बंदा मिलेगा। हमारे में सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस है, गैर मुस्लिम है, कादियानी तक हमारी इस जो है वो कम्युनिटी में शामिल है। लेकिन हमारे यहाँ एक कानून है, एक दस्तूर बनाया हमने कि हम अपने ताजर प्लेटफार्म पे इकट्ठे हैं।
तो जब हम ताजर प्लेटफार्म से हटते हैं तो हर बंदा जिसकी मनपसंद जो पार्टी है वो उसी को ज्वाइन करता है। यकीनी तौर पे हमारे कम या ज्यादा पीपल पार्टी के जो ताजर हैं वो उसमें शामिल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनको होना भी चाहिए, एक पार्टी के साथ लॉयल्टी भी है। जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है आपकी वसासत से कि 9 मार्च को दिन के 12 बजे हम ये सेल टैक्स की जबरी रजिस्ट्रेशन और पॉइंट ऑफ सेल मशीन की तनसीब के खिलाफ, जो कि ना सिर्फ हमारे ताजरों के लिए मुमकिन नहीं है और अवाम के लिए एक महंगाई का तूफान लाएंगे, तो इसके हवाले से हम एक भरपूर एहतजाज पूरे मुल्क में हो रहा है। 9 मार्च को आप देखेंगे इंशाल्लाह, वो हर टीवी चैनल पे हर जगह, वो शहर छोटा है, तहसील लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और प्रोविंशियल हेडक्वार्टर तक हमारे एहतजाज होने हैं, जिनका दौरानिया मुख्तसर है 12 से लेके 2 बजे के करीब। तो आपकी वसासत से ये भी मैं दरख्वास्त करूंगा इमरान खान साहब को कि वो हमारे एहतजाजों पे जो है वो थोड़ा गौर फरमाएं और हमारे साथ जो है बैठें और हमारे मामलात हल करें। हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जितना ये रेवेन्यू चाहते हैं हम उससे ज्यादा इनको इकट्ठा करने के इनको तरकीबें बताएंगे, तरीके बताएंगे और जहां जहां लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जफर इकबाल साहब। क्या पॉइंट ऐड करना चाहेंगे एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम? एंड ऑफ द डे जो है ये एंड ऑफ द शो में ये अर्ज करना चाहूंगा कि पूरे मुल्क के ताजर जो हैं वो ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब जो आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन हैं, उनकी क़यादत में मुत्तहिद हैं और हमारे जो मसाइल हैं उनके खिलाफ अगर हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो पूरे मुल्क में हर शहर में हर कस्बे में जो है वो प्रोटेस्ट होंगे और ये हुकूमत के हवाले से कोई अच्छी बात नहीं। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसी के साथ इख्तिताम हुआ जाता है आज के प्रोग्राम का। आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 10:05 पर। तब तक अपनी होस्ट महाजबीन आबिद को इजाजत दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफ़िज़।